नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आरएन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रदेश कार्यालय देहरादून पहुंचे, जहां पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर विजय उत्सव मनाया गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और झालमुड़ी खाकर खुशी साझा की। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि ये जीत गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जीत का श्रेय दिया। साथ ही कार्यकर्ताओं के समर्पण और जनता के विश्वास को इस सफलता की असली ताकत बताया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, उधर आईडी देना, पुष्कर धामी जिंदाबाद, नंदन धामी जिंदाबाद, नंदन धामी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के पुष्कर जी बहुत को ही जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, पुष्कर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, प्रदेश अध्यक्ष जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सम्मानित मंच को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के बहुत ही ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हमने आसाम में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बंगाल में देश की आजादी के बाद ऐसा क्षण आया है कि पूरा भगवा हो गया, यानी कि हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड की गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पूरा भगवा ही भगवा हो गया है। पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बन रही है, तमिलनाडु में भी भाजपा ने एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आज के इस अवसर पर मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम लगातार अनेक विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। आपने देखा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव हो, नगर पालिकाओं के चुनाव हो, या हमारे पंचायतों के चुनाव हो, हर चुनाव में हमारी पार्टी ने अपना परचम लहराने का काम देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, और हम सब का समय समय पर उत्साहवर्धन करने वाले हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ कैबिनेट के मेरे सहयोगी आदरणीय खजानदास जी, हमारी पार्टी के महामंत्रीगण कुंदन जी, तरुण जी, विधायक सविता कपूर जी, और पूर्व हमारे मंत्री आदरणीय दिनेश अग्रवाल जी, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष बहन रुचि भट्ट जी, और युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई विपिन मंगोली जी, मेरे साथ बंगाल के चुनाव में लगातार जिन्होंने पूरे प्रवास की योजना बनाई, आदरणीय विनय रोहिला जी, और मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, और वहां पर कोऑर्डिनेटर के रूप में 20-25 कार्यकर्ताओं का लगातार नेतृत्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री भाई मुलायम सिंह रावत जी, इन्होंने भी वहां पर, मैं देखता था कि वहां बड़ा संघर्ष करना पड़ता था, कार्यक्रम लगते थे, लेकिन वहां का प्रशासन, वहां की सरकार न तो हमारा हवाई जहाज उड़ने देती थी, और कई बार
जब हमारी कोई रैली चल रही होती थी, कोई पद यात्रा हो रही होती थी, उसके बीच में वहां किसी नगर पंचायत के, नगर पालिका के कूड़े लाने वाले वाहन बीच में डाल दिए जाते थे। ऐसे समय में हमारे सब कार्यकर्ताओं ने, जो उत्तराखंड के थे, उन्होंने वहां पर व्यवस्था बनाने का काम किया। उसमें से एक मुलायम सिंह रावत भी थे। और यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही तेजस्वी भाई देशराज खंडवाल जी और हमारी बहनें यहाँ पर हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री से लेकर सभी पदाधिकारी से लेकर उपस्थित भाइयों एवं बहनों। अब मैं सबका नाम लूंगा तो मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा। इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और हमारे सभी मीडिया के मित्रों, आप भी यहाँ उधर एक मिनट, और मंचासीन हमारे दादा उत्तम दा आज तो बहुत है, भालो तो मैं आज के इस अवसर पर आप सभी भाई बहनों का उत्साह देखकर मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में किस प्रकार की अनुभूति हो रही है। मैं भी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे दूसरे कार्यकर्ता अजय टोंक जी भी अभी आए थे, आसाम में कई दिनों तक रहे। एक बड़ी टीम आसाम में हमारे संगठन मंत्री अजय जी के मार्गदर्शन में उन्होंने वहां भी काम किया। उन सब कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इस जीत में हमारे एक एक कार्यकर्ता का, देश भर के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस विजयश्री, ऐतिहासिक विजयश्री को हम सबको आज उसका अनुभव करवाया, विजयश्री प्राप्त करवाई। और हमारी जिम्मेदारी अब ऐसे समय में और बढ़ जाती है। मैं अपने नेतृत्व को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा हमारा सदा हुआ नेतृत्व, ऐसा पारदर्शी नेतृत्व जो लगातार संघर्ष करता है। 2021 में जब हम पीछे रह गए, हमारे एक भी कार्यकर्ता को हतोत्साहित नहीं होने दिया। बंगाल के अंदर किस प्रकार की मारकाट मची, मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों। मैं बनगांव 4 विधानसभाओं के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था, और मुझे लगता है कि 25-30 हजार की संख्या में कार्यकर्ता और वहां की जनता चिलचिलाती धूप में सड़कों पर थी। जब कार्यक्रम समाप्त होने वाला था, मैं ऐसे ही मंच पर था। एक पार्टी के पदाधिकारी मुझसे मिलने आए और बोले कि इस बार जनता ने यहां मन बना लिया है कि सिंडिकेट को उखाड़ फेंकेंगे। टीएमसी ने जो यहां गुंडा राज कर रखा है, और एकमात्र राज्य बंगाल ऐसा है जहां वोट देने के लिए भी जान देनी पड़ती है। हम वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, और इस बार अगर कहीं भी हमसे चूक हो गई तो हम कहीं के लिए रहेंगे। तो मैंने उनको ढांढस बधाते हुए कहा कि आप बिल्कुल भी अपना जो है हौसला कम मत करिए। इस बार मां काली के आशीर्वाद से यहाँ पर जरूर सरकार बनेगी। और आप हम सब वो दिन देख रहे हैं। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को भी नमन करना चाहता हूँ। मुझे संदेश काली हिंगलगंज क्षेत्र में भी जाने का अवसर मिला, जहां महिलाओं के साथ किस प्रकार की अमानवीय व्यवहार हुआ, किस प्रकार से लोगों को वहां सरेआम उड़ा दिया गया, किस प्रकार से वहां पर निर्दयता के साथ हत्याएं की गई। इसके बाद आज वहां सरकार आई है। तो वहीं असम विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार बड़ी जीत दर्ज की है। इस प्रचंड विजय के बाद पूरे राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उत्साह का माहौल है। इस परिणाम को विकास, सुशासन और स्थिरता पर जनता के विश्वास की पुष्टि माना जा रहा है। मतदाताओं ने एक बार फिर तुष्टीकरण और अस्थिर राजनीति को नकारते हुए विकास और राष्ट्र हित के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व और राज्य सरकार की नीतियों को इस जीत का प्रमुख आधार बताया जा रहा है। इस जीत से डबल इंजन सरकार पर जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली
कथित ऐतिहासिक जीत का असर उत्तराखंड तक देखने को मिला। धर्मनगरी हरिद्वार में मंत्री मदन कौशिक के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की। पूरे माहौल में उत्साह का जोश साफ दिखाई दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस जीत को पार्टी की नीतियों, मजबूत नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि ये परिणाम देश में बदलते राजनीतिक माहौल का संकेत है, जहां जनता विकास और स्थिर नेतृत्व के साथ खड़ी नजर आ रही है। तो वहीं देहरादून में बीजेपी की जीत के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ मॉल रोड पर मिठाइयां बांटी और आतिशबाजियां भी की। उन्होंने कहा कि बंगाल और असम में मिली जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास नीतियों और नेतृत्व पर जनता के भरोसे को दिखाती है। उन्होंने इस जीत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। वहीं मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि ये जीत जनता के विश्वास की जीत है। चुनाव से पहले सरकार के आरोप भाजपा पर लगाए जा रहे थे, क्योंकि बंगाल के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो गया था। तृणमूल का गुंडा राज वहां पर चल रहा था। लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता था। लेकिन जब चुनाव आयोग की शक्ति के बाद वहां का मतदाता, वहां का विशेषकर हिंदू वोटर जो डरा हुआ था, जब वोट नहीं डालता था, वोट डालने निकला और एक झुंडी मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के अंदर मिली। जो लोग कहते थे कि मोदी जी का मैजिक समाप्त हो गया है, उन्होंने देख लिया कि मोदी जी का मैजिक बरकरार है। हमारे राजनीति के चाणक्य अमित शाह और नए अध्यक्ष नितिन नवीन की जोड़ी ने जो कमाल करके दिखाया, विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव लड़ी और एक फुल्लिंग मेजोरिटी हमें वहां पर मिली है। इसके लिए मैं बंगाल की जनता का आभार करता हूं। तो वास्तव में आज लोकतंत्र की वजह वहां पर भी है, मोदी जी के विकास मॉडल की वजह वहां पर भी है। और ये लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते थे कि मोदी मैजिक समाप्त हो गया। मोदी का मैजिक बरकरार है, बरकरार रहेगा और जहां जहां भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो वहीं रामदेव ने बंगाल और असम के चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी को बधाइयां दी है। उन्होंने कहा कि हालिया चुनाव परिणामों में देश की राजनीति को नई दिशा दी है। उनके अनुसार जिन दलों में वर्चस्व का अहंकार था, अब वह कमजोर हुआ है। पश्चिम बंगाल में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, नीतियों और विकास के एजेंडे पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आज देश के सबसे बड़े राजनीतिक ब्रांड बन चुके हैं। साथ ही अमित शाह और बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रयासों को उन्होंने सराहनीय बताया। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की जीत को उन्होंने सांस्कृतिक विरासत और विकास के मॉडल से जोड़ा। साथ ही उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि वह आत्ममंथन करे और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़े। पांच राज्यों के चुनाव ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी है। जो स्थापित लोग थे राजनीतिक दलों के, उनके अंदर एक राजनीतिक वर्चस्ववाद का उन्माद सवार हो गया था। वो राजनीतिक वर्चस्ववाद का उन्माद का पहाड़ भुर भुरा करके ढह गया है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लोगों ने विश्वास जताया है, उनकी नीयत में, उनकी नीतियों में, उनके नेतृत्व में, उनके चरित्र में जो लोगों ने भरोसा किया है, वह अपने आप में अप्रतिम। और प्रधानमंत्री जी जो आज राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड हैं, उस ब्रांड के संकल्पों को धरती पर, जमीन पर उतारने के लिए जो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया, और अमित शाह जी के जो योद्धा हैं
भूपेंद्र यादव जी से लेकर के और पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी जी से लेकर के उन सब ने जो पुरुषार्थ किया है वह अपने आप में अप्रतिम है। माने एक सामूहिक संकल्प और सामूहिक संघर्ष, पुरुषार्थ, पराक्रम से क्या हासिल किया जा सकता है बूथ मैनेजमेंट से लेकर के। तो वहीं देहरादून में विधायक अरविंद पांडे के बयान को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस पर पलटवार करते हुए सरकार और विधायक दोनों को घेरा है। उन्होंने कहा कि जिस विवादित पत्र की चर्चा हो रही है उसकी विश्वसनीयता और तथ्यों की गहन जांच होनी चाहिए। वहीं गोदियाल ने सवाल उठाया कि ये पत्र किस ईमेल से भेजा गया, इसकी भी सरकार को जांच करानी चाहिए। पार्टी में बातचीत हुई होता है कि भाई आदमी नाराज है, पार्टी के लोगों ने आके उनको मना लिया हो, ये हो सकता है। धामी जी ने कह दिया हो कि तुम पर लगाए गए आरोप और तुम पर लगाई गई ये जांचें हम शिथिल कर रहे हैं। हमने तो मोदी राज में ये भी देख लिया कि एक राज्यसभा का एमपी उसी कंपनी पर जो है शिकंजा कसा जाता है, वो बीजेपी में शामिल होता है और शिकंजा ढीला कर दिया जाता है, तो ये भी देखा हमने। तो राजनीति में ये बात तो उनको पूछनी चाहिए आप लोगों को कि भाई आप शिथिल कैसे हुए, पहले जो आप बिल्कुल स्टैंड कर रहे थे आप शिथिल कैसे हुए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आज भी अपनी बात पे खड़ा हूँ कि इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए कि ये पत्र की वास्तविकता क्या है और इस पत्र में लगे हुए जो आरोप हैं उन आरोपों की वास्तविकता क्या है। तो वहीं देहरादून में गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने अपने नाम से वायरल हुए पत्र को पूरी तरह फर्जी बताया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके नाम से जारी किया गया पत्र पूरी तरह झूठा है और इसके पीछे विपक्ष की राजनीतिक साजिश हो सकती है। वायरल पत्र में उत्पीड़न और अनदेखी के आरोप लगाए गए, वहीं जिसके बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी पर सवाल उठाए थे। अरविंद पांडे ने सभी आरोपों को बेबुनियादी बताते हुए कहा कि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए उनकी और पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन पहले इस प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री गणेश गोदियाल जी, उन्होंने प्रेस के माध्यम से कोई पत्र जारी किया होगा। मैं उस विषय में आप लोगों से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उस पत्र से हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। और ऐसा काम जब चुनाव नजदीक आते हैं तो लोग करते ही हैं। उस पत्र तो वहीं देहरादून में कथित वायरल पत्र को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी विवाद गहरा गया। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने स्पष्ट कहा कि ये पत्र पूरी तरह फर्जी है और उनका इससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आरोपों को निराधार बताया। दूसरी ओर गोदियाल ने जांच की मांग दोहराते हुए कहा कि केवल सफाई से सच सामने नहीं आता। उनके अनुसार पत्र पर नाम होने के कारण निष्पक्ष जांच जरूरी है। इस मुद्दे को लेकर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए और राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कैसे लेना देना नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तो पहले भी ये बात कही है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि ये पत्र वास्तविक है या नहीं है। जांच आज तक नहीं हुई है। अब किसी के कहे जाने भर से थोड़ी हो जाता है कि मेरा लेना देना। उनका नाम उसमें लिखा गया है, वो ये कहें कि ये पत्र झूठ है, कहें ना, कहें और जांच में आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने फर्जी नहीं बोला, उन्होंने कहा मेरा इससे लेना देना नहीं, ये कहा, ये शब्द है उनके। लेना देना है, उसमें उनका नाम है। अभी आपने कहा कि आपका पत्र, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री गणेश गोदियाल जी, उन्होंने जो पत्र वायरल किया वो हमारा पत्र नहीं है और उस पत्र में लिखे हुए एक एक शब्द सब काल्पनिक है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। रही बात आपने कहा कार्रवाई के लिए, तो देखो मैं कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सदस्य नहीं हूँ, मैं विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूँ। जो मेरी पार्टी गाइडलाइन तय करेगी हम उसका पालन करेंगे। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मेरी पार्टी जो लाइन तय करेगी हम उसका पालन करेंगे। सर समय समय पर नहीं, हमारा कहीं विरोध ऐसा नहीं होगा, ये कहीं
किसी के बयानों से, किसी की भाषा से कई बार आदमी को लगता है कि वो नाराज होंगे या खुश होंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो वहीं हरिद्वार में जिला अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कुल 70 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत और अतिक्रमण से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रही। अधिकारियों ने मौके पर ही 32 समस्याओं का समाधान किया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को निस्तारण के लिए भेज दिया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन सुनवाई में आने वाले सभी शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता को राहत मिल सके। देखिए, प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी जन सुनवाई की गई और इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इसमें जो हमने नई प्रक्रिया शुरू करी है, विभिन्न ग्राम पंचायतों से ग्राम प्रधान, वहाँ के पंचायत सेक्रेटरी और शिकायतकर्ता भी ऑनलाइन हमसे जुड़ते हैं। उस तरह से ऑनलाइन शिकायतें भी हमें प्राप्त होती हैं और साथ ही फिजिकली भी शिकायतकर्ता यहाँ पर आते हैं। कई शिकायतकर्ताओं को ऐसे भी रिलीफ मिलता है कि जो शिकायतें ऑनलाइन जो लोग बता रहे हैं उनको फिजिकली यहाँ तक नहीं आना पड़ता है, और अधिकारी भी क्योंकि वहाँ से हमारे जुड़े रहते हैं तो वो साथ ही साथ उसका निराकरण भी कर देते हैं। कुल मिला के सब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन शिकायत मिला के करीबन 70 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसमें से अधिकांश का निस्तारण भी कर दिया गया है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके द्वारा पुरानी दी गई शिकायत पे कार्रवाई नहीं की गई थी, उनका रिव्यू किया जाएगा, अभी उनको बुलाया गया है, और अगर उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ मुख्यतः जो शिकायतें आई हैं कुछ। तो वहीं ऋषिकेश में पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर और साथ ही श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में ABVP द्वारा छात्र संघ समारोह आयोजित किया गया। इसमें मंत्री सतपाल महाराज मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि छात्र संघ लोकतंत्र की नर्सरी है, जहां युवा नेतृत्व और समाज सेवा की सीख लेते हैं। तो वहीं केदारनाथ धाम में इस समय लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। कठिन मौसम के बावजूद श्रद्धालु बड़ी संख्या में बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे। तैनात पुलिस बल बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं को आपको बता दें लगातार सुगम और सुरक्षित दर्शन करवा रहा है। जहां मौसम की चुनौतियों के बीच भी जवानों और श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। वहीं प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे गर्म कपड़े, बरसाती जैकेट और आवश्यक दवाइयां अपने साथ जरूर रखें। तो वहीं नैनीताल में पाइनस क्षेत्र के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां कैची धाम से नैनीताल जा रही एक थार वाहन आपको बता दें अचानक अनियंत्रित होकर करीब 50 से 60 मीटर गहरी खाई में गिर गई। सूचना मिलते ही SDRF टीम मौके पर पहुंची और त्वरित रेस्क्यू अभियान चलाया गया। टीम ने खाई में उतरकर वाहन में सवार तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। तो वहीं देहरादून के सेलाकुलई क्षेत्र में दहेज हत्या के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आरिफ अली पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी की चुन्नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि दहेज में मोटरसाइकिल को लेकर विवाद चल रहा था। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए RNTV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।